Hello all, welcome to English Honors classes. I am Ashutosh Dutt Mishra and today is our first class about the history of English literature series. So इसमें आपको हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पूरा ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर के मॉडर्न एज तक के हिस्ट्री को बहुत ही ब्रीफली और कंसेप्चुअल वे में समझाने वाले हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नोटिस अबाउट ईच एंड एवरी एज। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हम इस सीरीज में पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। So today is the first class and I will try to elaborate you about the Old English period. देखो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के को समझने के लिए आपको you need to understand the history of Britain और the history of England as well. तो सबसे पहले तो हमें ये टर्म समझना होगा कि इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है और यूके क्या है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इट वाज इंग्लैंड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आपको ये इंग्लैंड हुआ करता था और आगे चल करके यही इंग्लैंड ब्रिटेन के नाम से भी जाना गया एंड द सेम जैसे आज के डेट में हम इसको यूके के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों टर्म अलग अलग टर्म हैं, इसको हम समझेंगे कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो उस समय जो इंग्लैंड हुआ करता था उसका नाम इंग्लैंड क्यों पड़ा, ये भी आप ओल्ड इंग्लिश पीरियड से समझने की कोशिश करेंगे। देखो हुआ क्या कि वो जो कॉन्टिनेंट जो ब्रिटेन का था और एंशिएंट टाइम पीरियड चल रहा था, 5 तरीके से ये आप याद रखेंगे। ट्राइब्स को याद रखने के लिए यू मस्ट रिमेंबर क्रेवन। मेमोराइज करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप क्रेवन याद रखें। सी रेफर्स टू केल्ट्स। केल्ट्स वो ट्राइब थी जो वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, मतलब जो लोग वहां ओरिजिनली रहते थे उनको हम केल्ट्स बोलते हैं। ट्राइब जनजातियों का समूह होता था और उस समय सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि लोग एक दूसरे को देख करके अटैक कर देते थे, सेफ प्लेस ढूंढा करते थे। इंग्लैंड की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो कंपैरेटिवली सेफ समझा जाता था क्योंकि पानी से घिरा हुआ है, थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, तो एक ऐसा सेफ जगह वो समझा जाता था। तो बहुत सारे लोग वहाँ माइग्रेट भी किए, मतलब बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वो माइग्रेशन भी हुआ और उनका इन्वेजन भी हुआ। आप इन दोनों टर्म्स को भी समझेंगे, एक है कि माइग्रेशन और दूसरा है इन्वेजन। इन दो टर्म्स को भी आपको समझना चाहिए। माइग्रेशन का मतलब होता है कि व्हेन people move from one place to another in search of better opportunities and services। तो उस समय बेटर अपॉर्चुनिटी और सर्विस का मतलब था कि लोग एक जगह यहाँ का खाना खत्म हो गया, थोड़ा सा आगे मूव कर गए इस तरीके से, या कोई जगह थोड़ी सेफ लगी तो वहाँ स्टे किए। तो कुछ एक माइग्रेटर्स भी वहाँ आए और कुछ एक इन्वेडर्स भी आए। इन्वेडर्स का मतलब ये है जो कहीं पे रूल करने के पर्पज से अगर कोई जाए, कंकर करने के पर्पज से जाए, तो उसको आप इन्वेडर्स बोलोगे। So when we talk about Celts, तो Celts वहाँ की ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, जो लोग वहाँ पहले से रह रहे थे। Celts जब रह रहे थे तो सबसे पहला इन्वेजन जो हुआ वो हुआ रोमन इन्वेजन। कुछ लोग रोम से, कुछ एक ट्राइब्स जो है वो इंग्लैंड में आपको ट्रांसफर हुई, यानी कि रोम से कुछ एक ट्राइब्स जो है वो इंग्लैंड आ गए। और ये रोमन इन्वेजन हुआ आपको 55 to 407 AD तक, मतलब रोम से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्राइब्स धीरे धीरे करके इंग्लैंड आते रहे। और वहाँ की जो ओरिजिनल ट्राइब्स थी, यानी कि जो केल्ट्स थे, उनको माउंटेन रीजन्स, वेल्स के रीजन्स में बहुत एक तरीके से माइग्रेट कर दिया। मतलब वहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स पे ही आप मान के चल सकते हो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा ज्यादती या फिर उनके ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स पे ही क्रुएलिटी वगैरह और रूल किया गया। सो आज के डेट में अगर आप देखें कि ब्रिटेन में रहने वाले या यूके में रहने वाले लोगों में से केल्ट्स ट्राइब के कितने लोग होंगे, तो उनकी संख्या ना के बराबर है लगभग। सो केल्ट्स वेयर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। फिर रोम से बहुत सारे लोग हैं। रोम वाज द वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। अगर आप पुरानी सभ्यताओं की बात करेंगे तो यू विल ओनली मेमोराइज 2 नेम्स लाइक रोम एंड ग्रीक। तो रोमन सिविलाइजेशन, रोम से बहुत सारे लोग मूव करके आए। फिर एंग्लो सैक्शंस आए। ये एंग्लो सैक्शंस, ये 2 ट्राइब है। ये लोग किस एरिया से आए इस बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट 2 ट्राइब्स इंग्लैंड में आई एंड दे स्टार्टेड टू कम ड्यूरिंग 407 to 787 AD। तो एंग्लो सैक्शंस भी आए। एंग्लो सैक्शंस का मतलब था 2 ट्राइब्स थी, एंजल्स और सैक्शंस। तो एंजल्स और सैक्शन, ये 2 ट्राइब इंग्लैंड में एक तरीके से मूव किए। ये भी एक तरीके से इन्वेडर्स ही थे, दे आर नॉट जस्ट माइग्रेटर्स, दे आर इन्वेडर्स एज वेल। और इन्हीं एंग्लो सैक्शन के नाम पे, इसी एंजल्स ट्राइब के नाम पे जो इंग्लैंड का नाम पड़ा वो एंगल लैंड। और इसी एंगल लैंड से आपका जो टर्म आज के डेट में आप सुनते हैं वो इंग्लैंड इस देश का नाम पड़ा।
तो जो इंग्लैंड के नाम की कहानी है वो यही है, फ्रॉम द ट्राइब्स ऑफ एंग्लो सैक्सन। तो ये एक इम्पैक्ट आप समझ सकते हैं, ये सारी चीजें ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हो रही थी। देखो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में आपको लगभग 600 सालों का इतिहास समझना है, 450 टू 1066 एडी। बट हमारे पास बताने के लिए बहुत ज्यादा हिस्टोरियंस के पास, हमारे पास का मतलब ये है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, बिकॉज ऑफ दैट टाइम हिस्ट्री वाज नॉट वेरी मच कलेक्टेड, तो हमारे सोर्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। फिर एंग्लो सैक्सन्स के बाद वाइकिंग्स आए, वाइकिंग्स इन्वेजन भी हुआ, ये भी एक लड़ाकू ट्राइब थी जो वहां पे रूल करने के पर्पज से आई। वाइकिंग्स 787 टू 1066 एडी में हुआ। ये सब ट्राइब्स के नाम आपको याद होने चाहिए। तो what I'm trying to convey is Old English period was a period of various invasion that has been done in England, and that invasion refers to Roman invasion, the invasion of Angles and Saxons, the invasion of Viking as well, and the original inhabitants was Celts। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मन कन्क्वेस्ट। नॉर्मन कन्क्वेस्ट क्या था? नॉर्मन कन्क्वेस्ट वाज बेसिकली अ रिवॉल्ट, एक तरीके की लड़ाई थी, एक कन्क्वेस्ट था जो हुआ किसके किसके बीच में हुआ। और नॉर्मन कन्क्वेस्ट के साथ ही हम मानते हैं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत हो गई, बिकॉज फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हुई एक तरीके से। नॉर्मन्स वहां पे फ्रेंच से बहुत सारे लोग, मतलब नॉर्मन्स वे आर द ट्राइब कमिंग फ्रॉम फ्रांस, ये सारे लोग आपको आ रहे थे फ्रांस से। तो फ्रांस से बहुत सारे लोग जो हैं, नॉर्मन्स वे आर द ट्राइब्स फ्रॉम फ्रांस, बहुत सारे लोग जो है वो आपको इंग्लैंड आ गए, और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक बहुत लंबी टसल चलती रहे। इसलिए जब हम चौसर वगैरह को पढ़ेंगे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज चलती है। बहुत सारे राइटर्स ये कंफ्यूज थे कि हम फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करें या इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ये टसल बहुत लंबे समय तक चलती रही। इनफैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट एलिजाबेथन एज, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी बनी, तो आप इंडिया के भी रेफरेंस में इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फ्रांस भी फ्रांस इंडिया को कॉलोनाइज करना चाहता था, इंग्लैंड भी करना चाहता था, और उसमें इंग्लैंड फिर अपना एकाधिकार कायम कर लेता है। तो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड विद दैट पर्सपेक्टिव आल्सो। तो इसकी शुरुआत ये यहाँ से 1066 एडी में ही, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का टसल। नॉर्मन्स वे द ट्राइब व्हिच केम इन इंग्लैंड एज वेल। फिर आप इंग्लैंड को बांट के देखिए, इतना ज्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे। पूरे इंग्लैंड के एरिया को, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, हम 5 एरिया में बांट सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्थम्ब्रिया, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्थम्ब्रिया, द सेकंड वन इज मर्सिया, द थर्ड वन इज ईस्ट एंग्लिया, द फोर्थ वन इज वेसेक्स, एंड फिफ्थ वन इज केंट। ये इन्हीं 5 रीजन में जो है वो इंग्लैंड उस समय बटा हुआ था। तो जो नॉर्थम्ब्रिया का रीजन, और हर जगह लैंग्वेज, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज वाज बीइंग स्पोकन इन ईच पार्ट ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। सो नॉर्थम्ब्रिया में जो लैंग्वेज बोली जा रही थी उसको हम नॉर्थम्ब्रियन मान लेते हैं। यही चेंजेस फिर आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड में भी समझने होंगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ वेरी क्लियर पर्सपेक्टिव। तो नॉर्थम्ब्रिया में जो नॉर्थम्ब्रियन लैंग्वेज बोली जा रही थी, मर्सिया में मर्सियन लैंग्वेज बोली जा रही थी, और ईस्ट एंग्लिया और वेसेक्स, ये जो मिड का पार्ट था, यहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जा रहा था वेस्ट सैक्सन। ये वेस्ट सैक्सन वही लैंग्वेज है जो आगे चल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज होता है, यानी दिस इज द डायलेक्ट और दिस इज द लैंग्वेज व्हिच बिकेम स्टैंडर्ड। इन सारे को लैंग्वेज कहने से ज्यादा अच्छा डायलेक्ट कहना होगा, स्टिल वी आर यूजिंग द टर्म लैंग्वेज फॉर इट। तो ये स्टैंडर्ड बना आगे चल करके। सो दिस इज हाउ इट बिकेम स्टैंडर्ड। तो ये वेस्ट सेक्शन जो है यही स्टैंडर्ड हुआ। अब अगर हम बात करें केंटिस की, तो केंट रीजन में जो लैंग्वेज यूज होता था दैट इज द केंटिस एज वेल। तो ये सारे लैंग्वेजेस आपको, और ये सारे रीजन्स के नाम आपको याद होने चाहिए। हर रीजन में कई बार अलग अलग टाइप्स रहती थी, लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग अलग था। फिर अगर हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझने की कोशिश करें कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, तो हम देखेंगे कि हमारे पास लिटरेचर में बहुत ज्यादा रिटन मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो एक किताब अवेलेबल है दैट इज द बेवुल्फ। बेवुल्फ को हम फर्स्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मान सकते हैं, फर्स्ट बुक इन इंग्लिश लिटरेचर आप मान सकते हैं कि बेवुल्फ इंग्लिश लिटरेचर की पहली किताब थी। और बेवुल्फ को लिखा किसने, इस बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है। मान लिया जाता है कि लिखने वाले का भी नाम बेवुल्फ ही रहा होगा। पूरी किताब आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। और बेवुल्फ के बारे में अगर आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ना या समझना चाहें
तो J.R.R. टॉलकिन की एक उन्होंने एक ऐसे लिखा है इस पे बेवुल्फ, और एक लेक्चर दिया था जो ऐसे के रूप में प्रिंट हुआ, बेवुल्फ द मॉन्स्टर एंड द क्रिटिक्स। ठीक है, तो ये एक लेक्चर उन्होंने दिया था, बेवुल्फ द मॉन्स्टर एंड द क्रिटिक्स बाय J.R.R. टॉलकिन। तो उससे बहुत जानकारी हमें मिलती है। बेवुल्फ को लेकर के बहुत इंफॉर्मेशन है नहीं, पूरी की पूरी किताब भी अवेलेबल नहीं है। सो बेवुल्फ इज द फर्स्ट बुक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बहुत सारे रिटन मटेरियल हमारे पास है नहीं, ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में होता था, यानी कि हैंड रिटन फॉर्मेट में या इस तरीके से। आज जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है और उस समय जो इंग्लिश इस्तेमाल होती थी इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड, देयर इज नो सेम्बलेंस, नो रिजेम्बलेंस। इनफैक्ट आज के डेट की बहुत अच्छी इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति भी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की इंग्लिश को पढ़ के समझ नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शेक्सपियर के टाइम की इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं, शेक्सपियर के टाइम पीरियड की, तो उसमें भी आप थोड़े बहुत वेरिएशन पाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे लगते हैं जो डिफरेंट हो। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड तो इंटायरली ही डिफरेंट था। यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड इट। तो प्रेजेंट इंग्लिश से ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। देयर इज नो रिजेम्बलेंस, देयर इज नो मतलब 90% से ज्यादा डिफरेंट आप ऐसा मान के चल रहे। ओरल लिटरेचर ज्यादा था, यानी कि चीजें लिखी नहीं जाती थी, लोग याद करते थे। जाहिर सी बात है, ओरल लिटरेचर होगा तो पोएटिक ज्यादा होगा, प्रोज कम होगा। तो प्रोज एंड पोएट्री में पोएट्री ज्यादा था, प्रोज कम था, ओरल लिटरेचर ही आपको ज्यादा। किस सब्जेक्ट मैटर पे बात की जाती थी ये भी आपको समझना है। व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स दैट वर बीइंग यूज्ड। तो देखो, शुरुआत जब भी होती है तो शुरुआत के जो लिटरेचर में सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, जिन पे कहानी या कविताएं या जिन पे प्रोज या पोएट्री लिखी जाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका रिलीजन। मींस पीपल स्टार्ट टू टॉक अबाउट रिलीजन। तो रिलीजन में ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियनिटी पे लिखा जा रहा था। दे स्टार्ट राइटिंग ऑन फर्स्ट पैगनिज्म। पैगनिज्म का मतलब होता है नेचर्स वर्शिप, और नेचर्स वर्शिप प्रकृति पूजा आप मान के चल सकते हैं। तो रिलीजन में ये ध्यान रखिएगा कि पैगनिज्म से रिलेटेड पोएट्री लिखी जा रही थी। और बाद में जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट वगैरह हुए या रोमन चर्च का मींस क्रिश्चियनिटी एंटर किया इंग्लैंड में, तो बाद में रिलीजन में क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी, चूंकि जीसस का आगमन हो चुका था, तो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड भी पोएट्रीज या जो लिटरेचर, जो पीस ऑफ लिटरेचर है, वो लिखा जाने लगा था। तो वी हैव पैगनिज्म एज वेल, वी हैव क्रिश्चियनिटी एज वेल। फिर चूंकि लड़ाइयां बहुत वॉर से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल बेवुल्फ इज आल्सो अ वॉर पोएट्री और वॉर लिटरेचर। बेवुल्फ भी आपको वॉर लिटरेचर का ही पार्ट है, मतलब जिसमें वॉरियर और वॉर से रिलेटेड चीजें जो लिखी जाती थी। तो वॉर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ करता था। और ट्रेट्स ऑफ डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ एक चीजें, मतलब सब्जेक्ट आपका ये पैटर्न भी होता था। अगर आप थोड़ा सा और इसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कुछ एक चीजें और नोटिस करना चाहें, तो वी मस्ट नोटिस द वर्क ऑफ साइनवुल्फ, ठीक है, एंड द वर्क्स ऑफ कैडमन। अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर मिटा दूं, इस पे लिखी बातें मैंने आपको लगभग समझा दी हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द वर्क्स ऑफ साइनवुल्फ, जिसमें ड्योर एक पोयम थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइनवुल्फ और ड्योर, ये दोनों पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको इसका नाम याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज बेसिकली ड्योर इज अ पोयम ऑफ 42 लाइन्स, वो 42 लाइन्स की पोयम थी। तो कैडमन और साइनवुल्फ का नाम जो है वो आपको याद रखना ही रखना है। और इट वाज बेसिकली अ रिलीजियस पोएट्री एज वेल। तो आई होप आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आई होंगी। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस यू विद द मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे, दैट इज बिफोर चौसर, आफ्टर चौसर और द एज ऑफ चौसर। So I hope you have understood the Old English period. Thanks for watching the video. Have a great day.